हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का न्यू क्लास में, जिसमें आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। और यह टॉपिक क्लास 10th और 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको पूरी केमिस्ट्री की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। तो चलिए इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और इस क्लास में हम तत्वों के वर्गीकरण को 3 स्टेप में स्टडी करेंगे, जिसमें से पहला स्टेप होगा आपका नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। सेकेंड स्टेप होगा आपका अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के वर्गीकरण की प्रारंभिक अवधारणाएं। जो आपका अगला स्टेप होगा पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी, यानी कि हम इस टॉपिक को 3 स्टेप में समझने वाले हैं। पहला स्टेप तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता, फिर इसके बाद तत्वों के वर्गीकरण की प्रारंभिक अवधारणाएं, फिर इसके बाद आवर्त सारणी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जितने भी स्टेप हैं इनमें यदि क्यों लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, क्यों लगा दिया जाए, यानी कि हम पहले स्टेप को अगर हम पढ़ें तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता, तो यदि हम इसमें लगा दें क्यों, आखिरकार तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको हम सबसे पहले इस स्टेप में जानेंगे कि आखिरकार तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्या थी, क्यों किया गया वर्गीकरण। तो प्यारे बच्चों, प्रारंभ में एलिमेंट्स बहुत कम थे, जिनकी संख्या बहुत कम थी और उनकी स्टडी और उनके गुणों का अध्ययन बड़ी ही आसानी से साइंटिस्ट कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जब तत्वों की संख्या बढ़ने लगी तो तत्वों के गुणों का अध्ययन करना कठिन होने लगा। तो तत्वों के अध्ययन में सरलता के लिए हमें तत्वों का वर्गीकरण करना पड़ा। समझ में आया प्यारे बच्चों, तत्वों का वर्गीकरण क्यों करना पड़ा? तत्वों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए, तत्वों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए, इनके गुणों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया, या तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी हमें। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं, तत्वों के वर्गीकरण की प्रारंभिक अवधारणाएं। इसका मतलब है तत्वों के वर्गीकरण में कौन कौन से प्रारंभिक प्रयास किए गए, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने तत्वों के वर्गीकरण में शुरुआत में ही प्रयास किया और किस प्रकार से, कब, कैसे प्रयास किया। तीसरा स्टेप होगा आपका पीरियोडिक टेबल। यहां से आपकी आवर्त सारणी स्टार्ट होगी और कितनी आवर्त सारणी डेवलप की गई हैं इस स्टेप में हम जानेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं तत्वों के वर्गीकरण की प्रारंभिक अवधारणाएं। तो देखिए प्रारंभिक प्रयास कौन कौन से थे। सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण में सबसे पहला प्रयास किया था हमारे साइंटिस्ट प्राउड्स ने। प्राउड्स ने तत्वों के वर्गीकरण में सबसे पहला प्रयास किया था। तो सबसे पहला प्रयास किसने किया था? प्राउड्स ने। जिसको हम प्राउड्स हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, प्राउड संकल्पना। तो तत्वों के वर्गीकरण में सबसे पहले प्राउड संकल्पना आई और
प्राउड संकल्पना जो थी ये आई थी इन 1815 में, मींस 1815 में प्राउड संकल्पना आई थी। तो प्राउड्स ने क्या कहा था, यहां पर तत्वों का इस संकल्पना में प्राउड्स ने तत्वों का मूल आधार हाइड्रोजन माना था। इनका मानना था कि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और हाइड्रोजन के जैसे ही सारे एलिमेंट्स के गुण होते हैं, और जो कि ये संकल्पना कुछ समय बाद पूरी तरीके से फेल हो गई। जब ये संकल्पना पूरी तरीके से फेल हो गई तो फिर इसके बाद तत्वों के वर्गीकरण में दूसरा प्रयास किया गया। दूसरे प्रयास के रूप में आप लोग पढ़ेंगे यहां पर डोबे-राइनर ट्राइड्स। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? डोबे-राइनर ट्राइड्स। तत्वों के वर्गीकरण में दूसरे प्रयास के रूप में आपको पढ़ने को मिलेगा डोबे-राइनर ट्राइड्स। यानी कि दूसरा प्रयास किनका था? डोबे-राइनर ट्राइड्स का, जिसको हम डोबे-राइनर के त्रिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डोबे-राइनर के त्रिक। इन्होंने क्या किया था, जो एलिमेंट्स थे उनके तीन तीन के ग्रुप्स बनाए थे, और इनका मानना था कि यदि पहले और तीसरे एलिमेंट्स के परमाणु भार का हम औसत निकाल लें तो जो दूसरा एलिमेंट्स होगा उसके परमाणु भार के बराबर उनका औसत प्राप्त होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इन्होंने क्या किया था कि 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे जिनको त्रिक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? डोबे-राइनर त्रिक कहा गया। तो इन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए थे और इन्होंने अपने ग्रुप्स को समझाया था, डिफाइन किया था कि यदि हम पहले और तीसरे एलिमेंट्स का एलिमेंट्स के परमाणु भार का औसत निकालते हैं तो जो औसत आएगा वो दूसरे एलिमेंट्स के परमाणु भार के बराबर होगा। और इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए त्रिक के जो काफी सक्सेसफुल रहा है, लेकिन जो एलिमेंट्स उच्च परमाणु भार रखते थे उनके लिए, हाई एटॉमिक मास रखने वाले एलिमेंट्स के लिए इनके ये जो त्रिक थे वो फेल हो गए। यानी कि ये आपका जो प्रयास था, दूसरा प्रयास, ये भी उच्च परमाणु भार वाले तत्वों के लिए फेल रहा। यानी कि उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को डिफाइन नहीं कर पाया। तो प्यारे बच्चों, ये जो त्रिक था ये दिया गया था इन 1829, यानी कि 1829 में दिया गया था ये त्रिक। कब दिया गया था? 1829 में। फिर इसके बाद तत्वों के वर्गीकरण का तीसरा प्रयास किया गया। तीसरे प्रयास के रूप में हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसको हम न्यूलैंड का अष्टक नियम के नाम से जानते हैं। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसको हम न्यूलैंड का अष्टक नियम के नाम से जानते हैं, और इसको इन्होंने डेवलप किया था इन 1864 में।
1864 में इसको दिया था इन्होंने। और इनका मानना यह था कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको यदि हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो जिस प्रकार संगीत के हमारे 7 स्वर होते हैं और 7 स्वरों के बाद जो 8वां स्वर होता है वो पहले स्वर के समान ही ध्वनि रखता है, ठीक इसी प्रकार यदि हम एलिमेंट्स को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो जो हमारा 8वां एलिमेंट्स होगा वो पहले एलिमेंट से समान गुणों वाला होगा। लेकिन ये नियम भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। उच्च परमाणु भार वाले एलिमेंट्स के लिए ये नियम भी सक्सेसफुल पूरी तरीके से नहीं रहा, इसलिए ये भी फेलियर्स में ही काउंट्स होता है। और इसके बाद फिर चौथा प्रयास आता है लोथर-मेयर ग्राफ। चौथे प्रयास के रूप में आप लोग पढ़ेंगे मेयर ग्राफ। इसको हम हिंदी में कहते हैं लोथर मेयर वक्र। लोथर मेयर का मानना यह था कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो उनके आयतन पर डिपेंड करते हैं। और इन्होंने क्या किया था, तत्वों के आयतन और एटॉमिक मास परमाणु भार के मध्य एक वक्र बनाया था और वक्र के माध्यम से तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। यह प्रयास भी पूरी तरीके से फेल रहा क्योंकि उस समय वक्र को समझ पाना बहुत कठिन था। तो लोथर मेयर ने यह प्रयास किया था इन 1869 में, यानी कि इन्होंने ये जो वक्र विधि दी थी ये 1869 में डेवलप की थी। तो तत्वों के वर्गीकरण में ये आपके 4 फेलियर हैं। क्या है, तत्वों के वर्गीकरण में ये 4 आपके फेलियर कहलाते हैं, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण में ये 4 प्रारंभिक प्रयास थे जो पूरी तरीके से फेलियर रहे। इनके फेलियर होने के बाद फिर आपको आवर्त सारणी बताई जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित प्रारंभिक प्रयास थे। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था, लेकिन ये पूरी तरीके सक्सेसफुल नहीं रहे। चलिए अब तत्वों के वर्गीकरण में हम तीसरा स्टेप पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें जानना यही जरूरी है कि आवर्त सारणी क्या थी, ये क्या है आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल, जिसको हम बोलते हैं आवर्त सारणी। तो देखिए आवर्त सारणी क्या थी। यह एक ऐसी सारणी थी जिसमें तत्वों को एक विशेष क्रम में रखा गया था। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है कि आवर्त सारणी क्या होती है या क्या है, तो आप कहेंगे ऐसी सारणी जिसमें तत्वों को एक विशेष क्रम में रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में तत्वों को एक विशेष क्रम में रखा जाता है। तो आवर्त सारणी आपकी क्रम से एक के बाद एक आवर्त सारणी आपकी डेवलप की गई, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 3 आवर्त सारणी डेवलप की गई हैं अब तक। यानी कि आवर्त सारणी कितनी विकसित की जा चुकी हैं, 3। कितनी प्यारे बच्चों, 3 आवर्त सारणी डेवलप की जा चुकी हैं। कौन कौन सी, क्रम से देखते हैं। सबसे पहली आवर्त सारणी आपकी आती है मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल।
तो जो सबसे पहली आवर्त सारणी डेवलप की गई थी वो थी आपकी मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। तो इसको हम मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। यह सारणी आपकी खुद मेंडलीव ने डेवलप की थी और किसके द्वारा डेवलप की गई थी ये सारणी? मेंडलीव। यहां पे स्पेलिंग मेंडलीव की डिस्टर्ब है। मेंडलीव। तो मूल आवर्त सारणी मेंडलीव ने डेवलप की थी। कब डेवलप की थी? इन 1869 1869 में इन्होंने मूल आवर्त सारणी दी थी, जिसमें तत्वों का जो आधार माना था वो परमाणु भार लिया था। तो यहां पर तत्वों का जो बेस लिया था क्या माना था? परमाणु भार। तो ये आवर्त सारणी बेस्ड किस पर थी? ऑन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। तो जो मूल आवर्त सारणी थी वो तत्वों के परमाणु भार पर बेस्ड थी। प्यारे बच्चों, किस पर बेस्ड थी? तत्वों के परमाणु भार पर। ठीक है। और इस समय इस सारणी में लगभग 59 प्लस एलिमेंट्स रखे गए थे। कितने एलिमेंट्स लगभग रखे गए थे? 59 प्लस इन्होंने एलिमेंट्स अपनी सारणी में व्यवस्थित किए थे। इस सारणी में कुछ कमियां थी, जिसके कारण ये सारणी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रही। फिर इसके बाद दूसरी और सारणी डेवलप की गई, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भी नाम है मेंडलीव मॉडिफाई पीरियोडिक टेबल। तो जो दूसरी आवर्त सारणी डेवलप की गई थी वो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, जिसको हम मेंडलीव मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। इसको हिंदी में आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आधुनिक आवर्त सारणी। तो जो दूसरी आवर्त सारणी थी वो कौन सी थी? आपकी आधुनिक आवर्त सारणी। यह इसको मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। तो यह सारणी किसने डेवलप की थी प्यारे बच्चों? यह सारणी डेवलप की थी हेनरी मोजले ने। किसने डेवलप की थी? हेनरी मोजले ने।
डेवलप्ड बाय हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने डेवलप की थी, और कब डेवलप की थी? इन 1913 में, यानी कि 1913 में ये आवर्त सारणी डेवलप की गई थी। और इस आवर्त सारणी का बेस जो था, तो ये आवर्त सारणी किस पर बेस्ड थी? ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यह आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। फिर इसके बाद इस आवर्त सारणी में कुछ कमियां थी, और उन्हीं कमियों के कारण यह आवर्त सारणी भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रही। और इसके बाद आपकी तीसरी आवर्त सारणी डेवलप की गई, जिसको हम दीर्घाकार आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। किस सारणी के नाम से जानते हैं? दीर्घाकार आवर्त सारणी के नाम से। तो चलिए इसको हम यहां पे लिख देते हैं। तो जो आपकी तीसरी आवर्त सारणी थी, वो आपकी थी लॉन्ग फॉर पीरियोडिक टेबल। जिसको हम दीर्घाकार आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दीर्घाकार आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। ये आपकी तीसरी आवर्त सारणी थी, जिसको डेवलप किया था रंग एंड बरी ने। जिसको रंग बर्नर और बरी ने डेवलप किया था इन 1921। यानी कि यह आवर्त सारणी 1921 में विकसित की गई थी, 1921 में। और इस सारणी में तत्वों का जो आधार लिया गया था, जो बेस माना गया था, तो यह आवर्त सारणी बेस्ड थी ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यह आवर्त सारणी आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जो आपकी मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी, इसको खुद मेंडलीव ने विकसित किया था सन 1869 में। और इसमें तत्वों का जो मूल आधार है वो परमाणु भार लिया गया था, एटॉमिक मास लिया गया था। जो आपकी दूसरी आवर्त सारणी थी, आधुनिक आवर्त सारणी, इसको डेवलप किया था हेनरी मोजले ने 1913 में। और इसमें तत्वों का जो बेस है वो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक लिया गया था। जो तीसरी आवर्त सारणी थी वो आपकी दीर्घाकार आवर्त सारणी थी, जिसको 1921 में डेवलप किया गया था। और इसको डेवलप किया था रंग बर्नर और बरी ने। और इसमें तत्वों का जो मूल आधार था
वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिया गया था। तो चलिए प्यारे बच्चों, कुछ चीजें और जानते हैं। इस आवर्त सारणी में 59 प्लस एलिमेंट्स रखे गए थे, और जो आपकी दूसरी आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें लगभग 100 प्लस तत्वों को जगह दिया गया था, और जो तीसरी आवर्त सारणी है इसमें लगभग 115 प्लस या 118 तत्वों को रखा गया है। कितने तत्वों को रखा गया है? आज 118 तत्वों को व्यवस्थित कर दिया गया है। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।